मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस छोटे से वीडियो के द्वारा हम संयुक्त पूंजी कंपनी, निजी कंपनी, अंशों का हरण, अंशों के प्रकार यानी कि कंपनी की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में प्राप्त होने वाली है। अगर आपका टारगेट है 95% या उससे अधिक मार्क्स लाना तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो हेडफोन ऑन कर लीजिए, नोट्स बनाने शुरू कीजिए और आइए शुरू करते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी से आशय। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि संयुक्त पूंजी कंपनी से क्या आशय है। कंपनी अधिनियम की धारा 2(20) के अनुसार संयुक्त पूंजी कंपनी विधान द्वारा निर्मित अदृश्य, अमूर्त, कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है और इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। सदस्यों के आने या जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सामान्य रूप से इसका दायित्व सीमित होता है। अब जरा सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि कंपनी अधिनियम भारत में 2013 से लागू किया गया। उसकी धारा 2(20) के अनुसार कंपनी की, संयुक्त पूंजी कंपनी की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित होती है। यानी कोई भी व्यक्ति केवल अपनी इच्छा मात्र से अपने आप को कंपनी घोषित नहीं कर सकता। कंपनी शब्द का प्रयोग करने के लिए उसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करनी होगी। नंबर 2, कंपनी अदृश्य है। मान लीजिए आप रिलायंस के ऑफिस में जाते हैं और आप कहते हैं कि भैया मुझे रिलायंस से मिलना है, तो वहाँ के कर्मचारी पूछेंगे कि क्या आपने मैनेजर साहब से मिलना है, इंचार्ज साहब से मिलना है, किसी विशेष व्यक्ति से मिलना है। आप कहते हैं नहीं, मुझे रिलायंस से मिलना है। तो वो आपको समझाएंगे कि वास्तव में रिलायंस कोई है ही नहीं, रिलायंस उनकी सिर्फ कंपनी का नाम है। तो कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो कोई जीवित व्यक्ति नहीं है। अमूर्त है। कंपनी किस आकार की होगी ये सिर्फ एक कल्पना है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी अपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग एक शहर में, अन्य शहरों में या अलग अलग स्थानों पर कार्य कर सकती है, परंतु कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता और ना ही उसका कोई निश्चित आकार होता है। इसके बाद कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी हमारी और आपकी तरह खाना नहीं खाती, इधर उधर मूव नहीं करती। कंपनी काल्पनिक है, अदृश्य है और कानून द्वारा बनाई गई है। इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़े होंगे, जाहिर सी बात है अब भी पढ़ते होंगे, तो वहाँ का जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिलता है तो आप देखते हैं उस पर एक मोहर लगी होती है, या अगर हम किसी सरकारी विभाग में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक मोहर लगी होती है। तो इसी प्रकार से हर कंपनी की अपनी एक मोहर होती है जिसे सार्वमुद्रा कहा जाता है। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से भिन्न होता है। लोग कंपनी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, परंतु कंपनी निरंतर कार्य करती रहती है। इस बात को जरा सरलता समझते हैं। रिलायंस कंपनी की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने की, उसके बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उसको संचालित किया, फिर उनमें आपस में बंटवारा हो गया, परंतु कंपनी निरंतर कार्य करती जा रही है। तो कंपनी में सदस्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे, परंतु कंपनी अपना निरंतर कार्य करती रहेगी। सदस्यों के आने या जाने से कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद सामान्य रूप से कंपनी का दायित्व सीमित होता है। मान लीजिए आपने रिलायंस कंपनी के 1000 रुपये के शेयर खरीदे और कंपनी को किसी भी रीज़न से मान लीजिए बड़ी मात्रा में नुकसान हो जाता है, तो आपको अधिकतम जो नुकसान हो सकता है वो आपके द्वारा लगाई गई पूंजी के बराबर ही हो सकता है। यानी अगर आपने कंपनी में 1000 रुपये लगाए हैं तो किसी भी अवस्था में आपको 1000 रुपये से अधिक का नुकसान सहन नहीं करना पड़ेगा। यानी कंपनी का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। तो अगर हमने कंपनी की परिभाषा को समझ लिया है तो हमें कंपनी के लक्षण और विशेषता याद करने में बहुत ईजी हो जाएंगे। अभी यही पॉइंट हम विशेषता या लक्षण में लिख सकते हैं। जैसे कंपनी अधिनियम 2013 में लागू हुआ। कंपनी की परिभाषा
दो ब्रैकेट 20 के अंतर्गत दी गई है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित होती है। कंपनी अदृश्य है, अमूर्त है, कृत्रिमिक है, सार मुद्रा होती है। इसका अस्तित्व स्थायी होता है। सदस्यों के आने या जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसका दायित्व सामान्य रूप से सीमित होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपने लक्षणों को एक साथ लिख दिया तो परिभाषा बन जाएगी, और अगर परिभाषा को एक एक पॉइंट करके लिखें तो वही हमारी विशेषता या लक्षण बन जाएंगे। अब जो कंपनी होती है वो दो प्रकार की होती है, सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसे हम कहते हैं। इसमें कम से कम 7 व्यक्ति होते हैं और अधिक से अधिक अनलिमिटेड कितने भी व्यक्ति इसमें जुड़ सकते हैं। जबकि जो प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी होती है उसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं। जो सार्वजनिक कंपनी होती है वो अपनी पूंजी जनता में अंशों को निर्गमन करके प्राप्त करती है। आम भाषा में समझें, जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो शेयर मार्केट में अपने अंशों को बेच सकती है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी होती है वह अपने पैसे से कारोबार करती है और उसका जो लाभ हानि होती है वो भी आपस में ही डिवाइड करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, उसमें जनता का पैसा लगा होता है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें जो सदस्य उसके साथ जुड़े हैं उन्हीं का लाभ उसमें जुड़ा होता है और उन्हीं का पैसा उसमें लगा हुआ होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंशों से क्या आशय है? कंपनी द्वारा अपनी पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है तो पूंजी की सबसे छोटी इकाई एक अंश शेयर कहलाती है। अब अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है? अंश पूंजी कुल मिलाकर 6 प्रकार की होती है। सबसे पहले अधिकृत पूंजी, जिसे अंग्रेजी भाषा में ऑथोराइज्ड कैपिटल कहा जाता है, यानी जिस पूंजी की मात्रा के लिए हमने सरकार से अनुमति प्राप्त की है, मान्यता प्राप्त कर रखी है, तो उसे अधिकृत पूंजी कहा जाएगा। मान लीजिए आपने कोई कारोबार शुरू किया और आपको लगता है कि मुझे इसमें 20 लाख रुपए की आवश्यकता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो वहाँ एक कॉलम है जिसमें लिखा है अधिकृत पूंजी की मात्रा, यानी आप अधिक से अधिक भविष्य में कितनी पूंजी निर्गमित करना चाहते हैं। तो हमने उसमें लिख दिया 1 करोड़। तो यहाँ पर जो 1 करोड़ है वो हमारी फर्म की यानी हमारी जो कंपनी है उसकी अधिकतम सीमा को निर्धारित कर रही है, यानी हम कम से कम तो जितने मर्जी अंश निर्गमित करें पर 1 करोड़ से ज़्यादा मूल्य के अंशों का निर्गमन हम अब नहीं कर सकते। नंबर 2 आती है निर्गमित पूंजी। अब मुझे लगा कि चलो मान्यता तो ले ली 1 करोड़ की, पर अगर मैंने मार्केट से 1 करोड़ रुपया उठा लिया तो उस पर मुझे लाभांश यानी आम भाषा में कहें तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे कारोबार करने के लिए 20 लाख रुपए ही काफ़ी है। तो मैंने 20 लाख रुपए के शेयर मार्केट में निर्गमित किए, तो ये कहलाएगी मेरी निर्गमित या इश्यूड कैपिटल। इसके बाद प्रार्थित पूंजी, यानी कि इसे कहेंगे अंग्रेजी भाषा में सब्सक्राइब कैपिटल। अब हर व्यापारी चाहता है कि उसका सारा माल बिक जाए। ऐसे ही मैं भी चाहता हूं कि मेरे 20 लाख के शेयर जो मैंने मार्केट में इशू करे हैं वो सारे के सारे तुरंत बिक जाएं, पर कभी कभी खरीदने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। यानी मैं तो 20 लाख शेयर बेचने गया था, 20 लाख रुपए शेयर बेचने गया था और खरीदने वाले उससे ज़्यादा के आ गए। या दूसरी अवस्था ये है कि क्योंकि मेरी कंपनी नहीं है और खरीदार मुझे उतने के नहीं मिल पा रहे, तो जितनों के लिए जितने अंशों के लिए मुझे प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, जनता जितने अंश मुझसे खरीदना चाहती है, तो वो कहलाएगी प्रार्थित पूंजी। इसके बाद नंबर 4 याचित पूंजी यानी कॉल्ड कैपिटल। अब मुझे लगा कि 20 लाख रुपए के लिए चलो मैंने शेयर इश्यू करने हैं, तो सारे पैसे मैं एक साथ प्राप्त करूं या उन्हें किस्तों में प्राप्त कर सकता हूं। और अगर मैं उन्हें किस्तों में प्राप्त करना चाहता हूं तो उन्हें छोटी छोटी मांगों में मांग सकता हूं, जिसे आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना या अंतिम याचना कहा जाएगा। तो अगर मैं अपनी अंशों की धनराशि एक साथ ना मांगकर धीरे धीरे किस्तों में मांगता हूं तो वो कहलाएगी मेरी याचित पूंजी, यानी जितने पैसे मैंने अभी मांगे हैं। इसके बाद कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय से पहले ही भुगतान कर देते हैं। मान लीजिए मैंने तो कहा कि भैया 10 रुपये के हिसाब से जमा कराओ और उन्होंने कहा भैया हम बार बार नहीं आ पाएंगे,
हमसे तो सारा पैसा आप एक साथ ही ले लीजिए, तो इसे कहा जाएगा अग्रिम याचना, यानी कि मांगने से पहले पैसा प्राप्त हो गया। इसके अपोजिट कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मांगने पर भी भुगतान नहीं करते, बार बार पैसे मांगो तब कहीं जाकर वो पैसा देते हैं। तो जो व्यक्ति समय से भुगतान नहीं कर पाए तो वो कहलाएगी आदत याचना या कॉल्स इन एरर। इसके विपरीत जिन्होंने समय से पहले भुगतान कर दिया वो अग्रिम याचना या कॉल्स इन एडवांस कहा जाएगा। इसके बाद आती है संचित पूंजी, यानी पूंजी की वह मात्रा जिसकी मैंने मान्यता तो ले रखी है परंतु अभी मैं उसको निर्गमित करना ही नहीं चाह रहा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरी अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ है और मैंने उसमें से निर्गमित कितने करे हैं, सिर्फ 20 लाख। तो बाकी जो 80 लाख हो गए वो क्या है, मेरी संचित पूंजी जो मेरे पास अभी है, और जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं उसका निर्गमन अपनी सुविधा के अनुसार कर लूंगा। तो अगला एक छोटा सा प्रश्न जुड़ता है कि आदत और अग्रिम यानी कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज के लिए क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति समय से पहले भुगतान कर देता है तो उसे अग्रिम याचना यानी कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है और कंपनी द्वारा उस पर 12% वार्षिक दर से ब्याज दे होता है। जबकि अगर कोई व्यक्ति कंपनी का पैसे का समय से भुगतान नहीं करता उसे कॉल्स इन एरर कहा जाता है और कंपनी द्वारा उस पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अल्प अभिदान और अति अभिदान। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि मान लीजिए मैंने 20 लाख रुपए के शेयर इशू करे और खरीदने वाले आ गए 25 लाख के, तो इसे कहा जाएगा अति अभिदान, यानी कि ज़्यादा पैसा आ गया। दूसरी स्थिति में मैं 20 लाख रुपए के शेयर इशू करना चाह रहा हूं पर खरीदार मिले मुझे सिर्फ 15 लाख के, तो यानी कि यहां पर क्या कहलाएगा, अल्प अभिदान कहलाएगा। अब सवाल ये बनता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अंशों को खरीदने के लिए आवेदन तो कर लिया, यह तो बोल दिया कि भैया मैं इस शेयर को खरीदना चाहता हूं, परंतु अगर वह आगे जो आवंटन है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, उनकी धनराशि का समय से भुगतान नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास क्या अधिकार हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अंशों का समय से भुगतान नहीं कर रहा तो कंपनी द्वारा उसे नोटिस जारी किया जा सकता है और सभी कानूनी कार्रवाइयों को पूर्ण कर लेने के बाद भी अगर वह भुगतान नहीं करता तो ऐसी दशा में कंपनी द्वारा उसके अंशों का हरण यानी अंशों को जब्त किया जा सकता है। तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेगी और उसके द्वारा जो आवेदन के समय धनराशि दी गई थी उसे कंपनी जब्त कर लेगी और अपने पास रख लेगी और कोई भी भुगतान या कोई भी ब्याज उसको नहीं देगी, ना ही उसको कोई लाभांश प्राप्त होगा। और जब्त किए गए अंशों को कंपनी द्वारा दोबारा निर्गमित किया जा सकता है, यानी दोबारा भी उनको बेच सकती है और फिर कंपनी देख सकती है कि हरण किए गए अंशों को दोबारा बेचने पर उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो इसे ही कहा जाएगा अंशों का हरण। यानी कि जब कोई अंशधारी अंशों पर दी राशि का समय से भुगतान नहीं करता और कंपनी द्वारा उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है तो उसे अंशों का हरण कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आरक्षित पूंजी क्या है। आरक्षित पूंजी का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ही किया गया है और एक बीमा कंपनी और बैंकिंग कंपनी को तो आरक्षित पूंजी रखना अनिवार्य है, यानी कि कंपनी द्वारा अधिकृत पूंजी का कुछ भाग कंपनी के समापन की अवधि तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ मान्यता प्राप्त की, उसमें से मान लीजिए मुझे 20 लाख रुपए की पूंजी ऐसी है जिसको मैं वास्तव में निर्गमित नहीं कर सकता, यानी अधिकतम मैं कितने शेयर इशू कर सकता हूं, 80 लाख, और 20 लाख रुपए मुझे कंपनी के समापन तक सुरक्षित रखने पड़ते हैं। तो ये जो 20 लाख रुपए मुझे भविष्य के लिए सुरक्षित रखने हैं यही आरक्षित पूंजी कहलाती है। इससे कंपनी की कहीं ना कहीं साख में वृद्धि होती है
और हमारे लेनदारों को, जिन्होंने हमें कर्जा दिया हुआ है, उन्हें एक विश्वास बना रहता है कि अगर कंपनी समापन भी होता है तो भी उनका पैसा उन्हें समय से प्राप्त हो जाएगा। तो इसे ही आरक्षित पूंजी कहा जाता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, प्रारंभिक व्ययों या प्राइमरी एक्सपेंसेस से क्या आशय है? किसी भी कारोबार को शुरू करने में कुछ धन, माल या संपत्ति लगाई जाती है। ऐसे जब हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी के लिए सदस्यों को अपने साथ एकत्र करना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना, कंपनी के लिए शुरुआती एग्रीमेंट करना, इन सब में जाहिर सी बात है कुछ पैसा खर्च होता है। तो कंपनी को आरंभ करने में, कंपनी की मान्यता प्राप्त करने में जो व्यय किए जाते हैं उसे प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। और ये प्रारंभिक व्यय कंपनी के लाभ में से धीरे धीरे प्रतिवर्ष पूरे कर लिए जाते हैं। और प्रारंभिक व्यय जब तक पूरे नहीं किए गए उसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। जबकि प्रारंभिक व्यय एक अदृश्य रूप में होते हैं, परंतु फिर भी इनको संपत्ति मान लिया जाता है और प्रतिवर्ष होने वाले लाभ में से इनको धीरे धीरे पूरा कर लिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अधिकार अंशों से क्या आशय है? जब कंपनी द्वारा अपनी वर्तमान अंशधारियों को नए अंश क्रय करने का अवसर प्रदान किया जाता है। आम भाषा में समझिए, मान लीजिए मैंने 20 लाख रुपए के शेयर पहले से मार्केट में बेच रखे हैं और अब मैं 10 लाख रुपए की नई पूंजी निर्गमित करना चाह रहा हूं और मैं अपने पुराने अंशधारियों को अवसर प्रदान करता हूं कि भैया अगर आप चाहें तो आपको मार्केट रेट से कम पर ये अंश प्राप्त हो सकते हैं। तो ये अधिकार अंश कहलाएंगे, यानी कि पुराने अंशधारियों को नए अंश क्रय करने का अवसर प्रदान करना ही अधिकार अंशों का निर्गमन कहलाता है। इसकी बात है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लॉन्ग क्वेश्चन पे, पार्षद सीमा नियम से क्या आशय है? कंपनी का निर्माण करते समय हमें सबसे पहले एक कानूनी मान्यता प्राप्त करनी पड़ती है, कंपनी को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए हम जो फॉर्म फिल करते हैं उसे ही पार्षद सीमा नियम कहा जाता है। अब इसमें लिखी जाने वाली प्रमुख बातों का वर्णन करते हैं संक्षेप में। सबसे पहले नाम वाक्य। वैसे तो आप अपनी कंपनी का कोई भी नाम रख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है, परंतु आप कोई भी ऐसा नाम नहीं रख सकते जो पहले से रजिस्टर्ड हो या उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता हो, या ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते जो हमारी राष्ट्रीयता का बोध कराता हो, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। इस तरह के नामों से आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। इसके बाद स्थान वाक्य। आपको रजिस्ट्रेशन के समय यह लिखना अनिवार्य है कि आप मान्यता कौन से प्रदेश में, कौन से जिले में या कौन से क्षेत्र में प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने व्यापार की आवश्यकता के अनुसार स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु जिस राज्य से आपने मान्यता ली है आप अपना कारोबार उसी राज्य में संचालित कर सकते हैं। इसके अलावा उद्देश्य वाक्य। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपकी कंपनी किस तरह का कार्य करेगी। यहाँ ऐसा नहीं है कि एकाकी व्यक्ति की तरह आप अपने व्यापार को दिन प्रतिदिन परिवर्तन कर लें। कंपनी वही कार्य कर सकती है जिसके लिए उसने मान्यता ले रखी है। जैसे आप देखें, रिलायंस कंपनी पेट्रोल बेचती है पर टाटा कंपनी पेट्रोल नहीं बेचती, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो टाटा कंपनी करती है पर रिलायंस कंपनी नहीं करती। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि टाटा कंपनी ने इन सभी कार्यों के लिए मान्यता ली है और रिलायंस कंपनी ने अपनी सुविधा के अनुसार मान्यता ले रखी है। यानी कंपनी वही कार्य कर सकती है जिसके लिए उसने सरकार से अनुमति प्राप्त कर रखी है। दायित्व वाक्य। सामान्य रूप से सभी सार्वजनिक कंपनियों का दायित्व सीमित होता है, परंतु फिर भी पार्षद सीमा नियम में ये बातें का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। पूंजी वाक्य। कंपनी की अधिगत पूंजी कितनी होगी, कंपनी के अंशों को कितने भागों में बांटा जाएगा, कंपनी के हरण करने का क्या प्रोसेस रहेगा, ये सभी बातें पूंजी वाक्य के अंतर्गत लिखी जाती हैं। इसके बाद है संघ हस्ताक्षर। कंपनी के प्रथम संचालक कौन कौन होंगे, कंपनी के रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन कौन हैं, उन सभी के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। इसके बाद कंपनी की जो सदस्य हैं, जो उसके प्रवर्तक हैं, उनके पूर्ण और स्थायी पते आवेदन के समय अंकित करने अनिवार्य होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पार्षद सीमा नियम
कंपनी के निर्माण की आधारशिला है, जो कंपनी के कार्यक्षेत्र, उसके दायित्व, उसके सदस्यों के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है और उसके संबंध में क्या क्या गतिविधियां होती हैं। वह व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में कंपनी निर्माण का विचार सबसे पहले आता है, जो व्यक्ति ये कल्पना करता है कि हाँ मुझे कंपनी बनानी है, इस तरह का कारोबार करना है, तो उसे प्रवर्तक कहा जाता है। जैसे धीरूभाई अंबानी, उनके मन में विचार आया कि मुझे अपना सारा जीवन एक पेट्रोल पंप पर जॉब करते हुए नहीं बिताना और मुझे अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करना है, तो उन्होंने रिलायंस कंपनी की शुरुआत की। ऐसे ही कहीं ना कहीं हमने भी एक नई शुरुआत की है, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हमारा चैनल भी ग्रोथ करेगा। और जो हमने एक मन में संकल्प लिया है कि शिक्षा का प्रचार करना, तो उसमें हम सफल भी रहेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम इस चैनल के क्या कहलाएंगे, प्रवर्तक कहलाएंगे। अब प्रवर्तक को अपने साथ कम से कम 7 व्यक्तियों की टीम बनानी अनिवार्य है, जो कंपनी के प्रथम संचालक कहलाते हैं। यानी कि कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए कम से कम 7 व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो प्रवर्तक को अपने साथ कुछ व्यक्तियों को जोड़ना पड़ेगा, जो कंपनी के प्रथम संचालक कहलाते हैं। अब ये संचालकों के साथ प्रवर्तक जाते हैं कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने। कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पार्षद सीमा नियम, जो मैंने अभी आपको बताया, वो फॉर्म फिल किया जाता है। पार्षद अंतर नियम बनाया जाता है, यानी कंपनी में अंदरूनी रूप से कौन कौन से पद रहेंगे, कौन क्या कार्य करेगा, क्या कार्य नहीं कर सकता, ये सब बातें तय की जाती हैं। तो इन सभी दस्तावेजों के साथ कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई कर दिया जाता है। कंपनी को जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है और व्यापार आरंभ करने की अनुमति आपको मिल जाती है, जिससे कि आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब कंपनी के अंशों को बेचने के लिए आप स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार में अपने आप को लिस्टेड करवाते हैं। कंपनी के अंशों को बेचने के लिए विज्ञापन करते हैं, जिसे क्रय विवरण कहा जाता है। क्या आपने कभी टीवी पर या किसी मीडिया पर देखा है कि शेयर बेचने के लिए आवेदन आता हो? शायद आपको याद ना हो, परंतु अगर आप ध्यान दें तो म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश से पहले दस्तावेज को भली भांति पढ़ लें। तो ये लाइन आप कभी ना कभी देखते होंगे, टीवी पर आपको सुनाई देती होंगी। तो म्यूचुअल फंड क्या है, वो भी शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने का एक माध्यम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपना प्रचार टीवी पर या अखबार में या न्यूज़ चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपने इस छोटे से वीडियो लेक्चर में समझा कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है, कंपनी में अंश कितने प्रकार के होते हैं, कंपनी की अंश पूंजी को कैसे कैसे बांटा जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो निश्चित रूप से आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कबीर कोचिंग एंड कॉम्पिटिशन क्लासेस, महाराज सिंह कॉलेज के बराबर में, ऊपरी मंजिल, मोबाइल नंबर 9027178430। कबीर क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस। यूट्यूब पे हमारा चैनल है 1 2 3 लॉ क्लासेस विद कबीर। थैंक यू।